हमास ने गाजा में सैम 7 मिसाइल से इजरायली अपैची हेलीकॉप्टर गिरा दिया है। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। आज यानी 3 जनवरी 2024। आज महान रेजिस्टेंस नेता जिन्होंने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को लगभग खड़ा किया एकदम अपने हाथों से, कासिम सुलेमानी साहब, उनका आज 5वां शहादत दिवस है। आज ही के दिन जनवरी 3, 2020 में अमेरिका ने उनको असैसिनेट किया था बगदाद में। उनके बारे में आज मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला था, लेकिन वो वीडियो अब 5 तारीख को आएगा क्योंकि कुछ अपरिहार्य ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई जिनकी वजह से मैं उनके बारे में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उनके बारे में जो वीडियो बने वो स्पेशल बने। एक था कासिम, जिसने आईसिस को ख़त्म किया, जिसने अमेरिका के दबदबे को ख़त्म किया, पूरा अमेरिका और इजराइल के दबदबे को ख़त्म किया, जिसने गाजा में टनल्स का पूरा एक जो कॉन्सेप्ट है उसमें उनका एक बहुत बड़ा हाथ था, जिन्होंने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। कासिम सुलेमानी एक था, कासिम जिसने आईसिस को ख़त्म किया और जिसने अमेरिका को और इजराइल को झुका दिया। तो ये देखिए, इसमें आप 2 दिन के लिए वेट करिए। 5 जनवरी को ज़बरदस्त वीडियो आएगा और इसको मैं जितना ड्रामेटिक ये बन सकता है मैं उतना बनाने की कोशिश करूँगा। आज आते हैं हम आज की घटनाओं पे। 3 जनवरी 2024। देखिए, जो सैम 7 मिसाइल से हमास ने जो अपैची 7 हेलीकॉप्टर गिराया है, अपने में यूनिक घटना है। अच्छा, अपने में यूनिक घटना वो इस तरह से भी है क्योंकि इसके पहले 4 और बार ये चीज़ हो चुकी है जब सैम 7 मिसाइल को ऐसे हाथ से रख के, और इसका वीडियो अब देखिए मेरे एक्स अकाउंट में जो @misra_अमरीश है उसमें पड़ा होगा। तो ऐसे उसको पूरा ये लगा के और धाड़ से एक मतलब, और वो जो मिसाइल होती है, जब सैम 7 मिसाइल को आप ग्राउंड से मारते हैं, उसको आप कहीं और से कहीं एक खास सुरक्षित जगह से आप ज़मीन में बैठ के या उसको लिटा के आप मार सकते हैं, लेकिन जो उसके लिए स्पेशल रॉकेट आता है वो बहुत भारी होता है और उसका जो रिकॉयल एक्शन होता है उससे अच्छे अच्छे लड़ाके पीछे से गिरते हैं और उसके वीडियोस भी पहले वाले अटैक्स के हैं। आज देखिए सैम 7 मिसाइल से जो हमला किया और हमास के फाइटर्स ने, और अपाची हेलीकॉप्टर पहले जो हमले हुए थे उसमें थोड़ा सा छूते हुए निकल गए थे या 1-2 बार मिस हो गए थे। इस बार अपाची हेलीकॉप्टर के पीछे के विंग में पूरी वो लगी, उसमें आग लगी। इजराइल उस चीज को छुपाना चाह रहा है। इजराइल कह रहा है कि वो एक्सीडेंट था, लेकिन एक्सीडेंट कैसे था जब उसका पूरा कोई भी देख सकता है कि एक्चुअली उसका वीडियो अभी तक नहीं आया है, लेकिन वो आ जाएगा। उसमें आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से जिस लड़ाके ने मारा वो रिकॉइल होके पीछे की तरफ गिरा, और ये बार बार ये हो चुका है। तो ये देखिए, बहुत ही हिम्मत का काम है, ये बहुत मुश्किल काम है, लगभग असंभव काम है। ये उतना ही मुश्किल है जैसे हाथ में बम ले जाके इजरायली टैंकों पे रख देना, जो हमास करता आया, दुनिया को चौंकाता आया। ये देखिए सब। दूसरी बात, जो वेस्ट बैंक में आज लड़ाइयां हुई, बाप रे बाप, मतलब उसमें जो, और स्पेशली एक जगह कलकिलिया में हाथ से बने बमों से फिलिस्तीनी युवाओं ने एक इजराइल का मिलिट्री टावर पूरा उड़ा दिया, हाथ से बने बमों से। उसके बाद उसी जगह अज़ुन में, कलकलिया यानी वेस्ट बैंक में है कलकलिया, रमल्ला से थोड़ी दूरी पे है, रमल्ला से वेस्ट। वहां पर सेटलर्स की जो बसेस हैं उन पे पत्थर बरसाए गए। और पत्थर कैसे बरसाए गए? देखिए, हम भी छात्र आंदोलन में रहे हैं, पत्थर बरसाने में हम लोगों की भी महारत हासिल है। ये जो कहते हैं ना कि कश्मीर में पत्थरबाज, अरे हम हैं पत्थरबाज यार, इलाहाबाद के, और उसको तुम कुछ करो अगर हिम्मत है तो। क्योंकि एबीवीपी के जो लड़के थे, लौंडे थे साले, वो भी हमारे साथ पत्थर चलाते थे एबीवीपी के भी। तो ये जो देखिए तो सवाल ये है कि जो पत्थरबाजी जिस तरीके से वो लोग कर रहे हैं उसमें देखिए कहीं से भी वो नहीं है कि मतलब कोई प्रोफेशनल पत्थर, लेकिन ट्रेंड है वो। और ट्रेन होके वो लोग जिस तरह से आप अपने आप, क्योंकि हम लोग भी कोई ट्रेंड तो ना थे पत्थरबाजी में, लेकिन जब पुलिस लाठीचार्ज करती थी तो हम लोग भी एक कोऑर्डिनेशन में अपने आप आ जाते थे। अब उसी तरीके से देखिए बहुत सारे ग्रुप्स युवाओं के जो एक दूसरे के साथ, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ट्रेनिंग हमास ने दी है, नहीं, वो अपने आप एक लंबे समय से लड़ते रहे हैं। अपने माँ बाप को लड़ते हुए देखा है, वो एक अपने भाइयों को लड़ते हुए देखा है, लेकिन फिर भी वो जिस कोऑर्डिनेशन से आगे पीछे कर रहे हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं, पत्थर मारते हैं,
बिखर जाते हैं। फिर वो दूसरे, इसी तरह से हम लोग एक जगह पत्थर मारते थे, अगर हिंदू हॉस्टल के चौराहे पे पत्थर मारा तो हम लोग डिस्पर्स होके फिर एक दूसरे चौराहे पे मिलते थे, यानी बालसन चौराहे पे मिलते थे। फिर बालसन चौराहे से हम लोग, वहां पर पुलिस आती थी, उनको पत्थर मारा तो फिर हम आगे बढ़ जाते थे आनंद भवन की तरफ। तो ये देखिए पूरा जो ये इस तरीके से पूरा हुआ है। और ये मैंने देखिए, मैं काफ़ी दिनों से इसको देख रहा हूँ, और पहले भी फर्स्ट इंतिफादा और सेकेंड इंतिफादा जिसमें गुलेल वगैरह चलती थी, और वो भी दौर हमने देखा है। लेकिन ये जो दौर है ये बिल्कुल क्लासिक, जो मास मूवमेंट्स में जिस तरीके से होता है, लोग अपने आप स्वयंभू एक तरह से जो भी पत्थर मिलता है उनको, मोलोटोव कॉकटेल मिलता है, कुछ और चीज़ मिलती है, उससे वो मारते हैं। उस तरीके से इन्होंने सेटलर्स को मारना शुरू किया, और सेटलर्स की हालत खराब है मेरे ख्याल से। देखिए, जो नॉर्थ इजराइल में सेटलर्स भागे हैं, जिसकी वजह से आज तक नेतन्याहू रो रहा है। देखिए चीज़ें कैसे जुड़ी हुई हैं। हमने बातचीत शुरू की सैम 7 मिसाइल से, फिर हम पहुंचे वेस्ट बैंक, बीच में कासिम सुलेमानी साहब को श्रद्धांजलि दी। अब आप देखिए कि जो वेस्ट बैंक में जो हो रहा है, जिस तरीके से सेटलर्स को दौड़ाया जा रहा है, और उधर स्मोत्रिच, देखिए कैसे बिल्कुल एक फिल्म आप सोचिए, इधर ये हो रहा है, इधर ये हो रहा है, इधर ये हो रहा है, बिल्कुल जैसे कलाइडोस्कोप। तो वो जो पूरी एक चीज है, जो स्मोत्रिच है उनका फाइनेंस मिनिस्टर, वो कह रहा है कि वेस्ट बैंक को हम एनेक्स करना ही करना, कोई अब इसमें रोक नहीं है। ट्रंप जैसी पावर लेता है, वेस्ट बैंक को हम एनेक्स कर लेंगे। तुम वेस्ट बैंक को एनेक्स तब कर पाओगे जब वहां, तो अभी तो तुम पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को वहां पर एक अब मतलब लड़ा रहे हो आगे किए हुए। जब तुम वहां पहुंचोगे, तुम्हारे लोग कह रहे हैं कि हमारे पास उतनी फोर्स ही नहीं है कि हम वेस्ट बैंक को एनेक्स कर सके। ये आपको बताया था हमने, 40 बटालियन चाहिए, वो है ही नहीं इनके पास। तो सवाल यहां पर यह है कि देखिए अब चीजें जुड़ी कैसे। वेस्ट बैंक में यह हुआ, अब वेस्ट बैंक से सेटलर भागना शुरू कर दिए, और जो नॉर्थ इजराइल में जो लेबनान, जो हिजबुल्लाह से लड़ाई इजराइल की हुई, जिसमें करीब 5 से 6 लाख सेटलर्स वहां से हट गए, और उसके बाद इजराइल उसमें से केवल 70,000 को बसाने की कोशिश कर रहा है। जाने कब से पूरी वॉर लड़ ली, उसमें समझौता, उसमें संधि हो गई, हार मान ली इजराइल ने एक तरह से। और उसके बाद अभी भी फिर 60 दिन का उन्होंने, इजराइल ने टाइम मांगा कि हम विड्रॉ करेंगे। अब जब विड्रॉ इजराइल कर रही है, तो आप देखिए जो लेबनान इजराइल बॉर्डर है, उसके इधर इजरायली सेटलमेंट हैं बहुत सारे, और उधर जो है लेबनीज गांव है। और जिन लेबनीज गांवों को बहुत मतलब मारून अल रस, और ये जैसे वो वाला जो था अपना एता अल शबाब, और उसके साथ जो उधर मरकबा, उधर वेस्ट में टायर के आसपास जो चमा जिसको कहते हैं, मतलब जो, तो वो वाला इलाका, इन सारे इलाकों में इजराइल ये डर रहा है कि वो जब विड्रॉ कर जाएगा 60 दिनों में, अभी तो देखिए 25 जनवरी को वो डेडलाइन पूरी होती है, जब वो विड्रॉ कर जाएगा तब फिर हिजबुल्लाह के लोग आ जाएंगे। और संधि में यह है कि लेबनीज आर्मी वहां आएगी, लेकिन लेबनीज आर्मी आ भी रही है, हिजबुल्लाह कोई पहले अपनी तरफ से नहीं कर रहा। इतने इजराइल ने, आज खबर आई है खुद अमेरिका से, अमेरिकन न्यूज़पेपर्स ने खबर छापी है कि 816 वायलेशन इजराइल संधि का कर चुका है, यानी उसका जो वो मार चुका है, उसमें कम से कम 20 से ऊपर लेबनीज शहीद हुए हैं संधि के बाद। और अमेरिका और फ्रांस ने कहा था हम सुपरवाइज करेंगे, हम गारंटी देते हैं, वो कुछ गारंटी नहीं दे रहे हैं, वो बिल्कुल इजराइल के हाथों खेल रहे हैं। हिजबुल्लाह ने कह दिया है कि 25 नवंबर के बाद 26 नवंबर हमारे रिपब्लिक डे, 26 नवंबर पे आप देखो क्या होगा। 26 नवंबर पे से जो गोलियां चलेंगी, जो वहां से मिसाइल्स और रॉकेट्स की मार होगी, क्योंकि हिजबुल्लाह ने बहुत ही अच्छा टैक्टिकल मूव लिया साइलेंस का, कि एक बार उसने मारा, उसके बाद वो चुप हो गया। और उसने, क्योंकि जो पूरा इजराइल और अमेरिका ने कोशिश की थी, जब युद्ध चल रहा था मतलब इजराइल और हिजबुल्लाह में, पूरी कोशिश हुई थी कि लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को आइसोलेट कर दिया जाए, जो बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, खासतौर पे जो क्रिश्चियन पॉलिटिकल फोर्सेस है, वो आइसोलेट हो जाए। लेकिन आज की क्या स्थिति? आज की स्थिति यह है कि लेबनीज जो आर्मी है, जिसमें भी 30% क्रिश्चियंस हैं, शियाज हैं, सुन्नीज हैं, जो उनके ज़्यादातर ऑफिसर्स क्रिश्चियन हैं। अभी जो आर्मी का चीफ है वो भी क्रिश्चियन है, जोसेफ आउन, मैं आपको बता चुका हूँ। अभी जो एक क्या हुआ, हाल में एक मीटिंग हुई जिसमें सुपरवाइजरी कमेटी जो है अमेरिका, फ्रांस, यूनिफिल जो यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स वहाँ पर 1978 से है, जब पहली बार लेबनान पे
इसराइल ने हमला किया था। इसराइल का ये चौथा हमला है। पहले 1978 में किया था, फिर 1982 में किया, फिर 2006 में, तीनों में उसकी हार हुई। और मतलब 1982 में तो करीब 18 साल वो वहाँ पर काबिज रहा, लेकिन उसके बाद उसको हटना पड़ा, फिर 2006 में, और फिर अब। तो ये देखिए, तो उस मीटिंग में क्या हुआ कि जो लेबनीज आर्मी के क्रिश्चियन ऑफिसर्स थे, उन्होंने वहां पर बवाल कर दिया। मतलब वो इजराइल के विरोध में उतर आए, क्योंकि उन्होंने कहा कि इजराइल ने हमको गारंटी दी थी कि हम इस एरिया से हटेंगे। इन एरिया से वो हट नहीं रही है, वो एक्सकवेशन किए जा रही है। दूसरा, एक नई चीज सामने आ गई है कि जो इजरायली सेटलमेंट्स लेबनान के बॉर्डर पे हैं, उसके सामने जो लेबनान के गांव हैं, उस पे इजराइल कब्जा चाहता है। क्यों कब्जा चाहता है? क्योंकि उसको ये डर है कि अभी लेबनीज आर्मी है, इसको देखिए, हिजबुल्ला है तो एक ही देश के, हिजबुल्ला आ जाएगा मारेगा, या लेबनीज आर्मी ही कहो वो मारने लगे, किसी भी दिन भाई कुछ भी हो सकता है इस वॉर में। इसमें तो कोई भी सर्टेनिटी, प्रोडिक्टेबिलिटी मार खाई है, इसमें तो कुछ भी हो सकता है। तो उसका ये कहना है कि लेबनान के जो इजरायली सेटलमेंट के सामने जो लेबनान के गांव हैं, उस पर भी हमको कब्जा चाहिए। ये कोई फॉर्मल स्टेटमेंट उनके किसी बड़े नेता के नहीं आए, लेकिन ये बात शुरू हो गई, ये चर्चा, ऐसी ही बातें शुरू होती है। मोसाद ने और इस सब लोगों ने कानाफूसी शुरू कर दी। अब इस पूरे माहौल में आप ये सोचिए कि क्रिश्चियन फोर्सेस जो हैं, जो वहां पर, वो इजराइल से भिड़ रही, और ये हिजबुल्लाह की बहुत बड़ी कामयाबी है। यही हिजबुल्लाह की राजनीतिक कामयाबी है, क्योंकि जब उसने ये करके दिखा दिया, उसके बाद लेबनान के जो पॉलिटिकल लैंडस्केप पे हिजबुल्लाह की जो पकड़ है, वो साफ साफ दिखाई दे रही है। हालांकि बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि जब 27 नवंबर से जब से ये संधि हुई, और लेबनान सरकार और इजराइल में हुई, हिजबुल्लाह से नहीं, तो हिजबुल्लाह ने उसके बाद से नॉर्थ पे ज़्यादा अटैक नहीं किया है। हमास को नेतन्याहू ने कहा था हम आइसोलेट करके मारेंगे, लेकिन मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि हमास ने किस तरीके से अपनी कैपेसिटीज बिल्ड कर ली जिस समय इजराइल हिजबुल्लाह के साथ जंग में था। मतलब पूरा देखिए कैसे गोल गोल घूम रहा है कि उधर हिजबुल्लाह से इजराइल की जंग हो रही है, हिजबुल्लाह हमास को मदद कर रहा था। उसके बाद जो इजराइल ने कहा हिजबुल्लाह को हमने शांत कर दिया, अब हम पलट के हमास को मारेंगे। लेकिन हमास ने उस अवधि में, जब हिजबुल्लाह से जंग चल रही थी, तो हमास ने उस अवधि में अपनी कैपेसिटीज और स्ट्रांग कर ली। गाजा और वेस्ट बैंक दोनों में, वेस्ट बैंक में ईरान के हथियार पहुंच गए। मैं बार बार कह रहा हूं, वेस्ट बैंक में ईरान के हथियार पहुंच गए, और आज की ये हालत है। देखिए वहां पर भी सेटलर्स भाग रहे हैं। वेस्ट बैंक में सबसे ज्यादा सेटलर्स हैं, 6 लाख से ऊपर। और वेस्ट बैंक की जो पॉपुलेशन है, जो फिलिस्तीनियों की है, वो करीब 15 से 20 लाख है। तो आप सोचिए कि, और 6 लाख वो सेटलर्स, उनके पास हथियार, अच्छे अच्छे हथियार हैं, सब कुछ, लेकिन पिट रहे हैं वो। अब ये पूरी जो सिचुएशन है, ये वही जो नॉर्थ इजराइल वाली सिचुएशन है, वेस्ट बैंक में पैदा होने जा रही है। और एक बात आपको बता दें वेस्ट बैंक की आज की घटना, कि पैलेस्टीनियन जो अथॉरिटी है गद्दार महमूद अब्बास की, उसने देखिए आज एक पिता, उसकी एक बेटी को मार दिया गोली, और मार दी गोली अपने ही लोगों को, और उसके एक लड़के को इंजर कर दिया। उसके बाद उसके एक स्पोक्स पर्सन का, पीए के स्पोक्स पर्सन का बयान आता है कि इसके लिए हमास जिम्मेदार है, इसके लिए वो जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं है। हमने कहा था कि हमने सिटीजन्स को बार बार वार्न किया था कि वो इस एरिया में नहीं निकले। तुम्हारे खुद के लोग हैं और तुम इस तरीके से कर रहे हो। जो हिब्रॉन में जो क्लैंस और ट्राइब्स की मीटिंग हुई है, उसका जो लिटरली फतवा आया है वो यही आया है कि अगर पैलेस्टीन अथॉरिटी ने अपने ही लोगों का खून बहाना बंद नहीं किया तो हम अबू मेजन यानी महमूद अब्बास पर सीधे हमला करेंगे। ये पूरी बात आ चुकी है। और आप देखिए कि जो फ्लेक्सिबिलिटी पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने वहां पर अपनाई है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के खिलाफ जो लड़ाई उनकी जेनिन में खास तौर पे चल रही है। जेनिन में पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने कहा है कि हमने कई घरों से जिन पे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने कब्जा कर लिया था, हमने इनको निकाला यहाँ से, लेकिन इनको हमने जान से नहीं मारा, इनके हथियार हमने सीज कर ली। और उन्होंने कहा है कि अब से हमारी पॉलिसी है कि हम हथियार जो है सीज करेंगे, हम जान से फिलिस्तीनी खून हम अपनी तरफ से नहीं पाएंगे। ये अगर जबरदस्ती करते तब तो हम मारेंगे ऑब्वियसली। तो ये देखिए एक रिस्ट्रेन, और इससे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का बड़ा हिस्सा वो हमास के साथ कभी भी मिल सकता है। और इजराइल इस बात को जानता है, और वो अमेरिका के कहने पर उसने ये किया, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को इस तरह से किया। इजराइल को विश्वास नहीं है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी पर, क्योंकि वो मानता है तो ये फिलिस्तीनी, ये कब पलट जाए। अब आप देखिए जो एक पूरी परिस्थितियां इस समय बन रही हैं। उधर पीस टॉक्स जो है कायरो कतार में फिर से
इजराइल शुरू करना चाहता है। अब क्यों शुरू करना चाहता है? क्यों? क्योंकि नेतन्याहू घिरे हैं, नेतन्याहू बीमार है, नेतन्याहू घिरा हुआ है इजराइल में चारों तरफ से। मैंने बता दिया कि जो इसके खास राइट विंग मिनिस्टर्स हैं, मतलब आप ये सोचिए कि अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमित शाह खड़ा हो जाए तो क्या हो, वही हाल हो रहा है। और वहां इस समय नेतन्याहू, मान लीजिए नरेंद्र मोदी है, इतमार बिन गिविर जो है वो अमित शाह है। अमित शाह नहीं जा सकता है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, ये इम्पॉसिबल है भारत की स्थिति में। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जा सकता है। यहां पर इतमार बिन गिविर चला गया नेतन्याहू के खिलाफ, गाली गलौज हो गई दोनों में, मतलब लिटरली ऐसी स्थिति बनी है। और नेतन्याहू के डॉक्टर्स के एडवाइस करने के बावजूद कि तुम नहीं चल सकते हो, अभी तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है कैंसर का, नेतन्याहू को जबरदस्ती वहां जाना पड़ा और नेतन्याहू की हेल्थ दिन पर दिन खराब होती जा रही। कुछ भी आने वाले दिनों में हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद देखिए, चाइना ने बहुत बड़ा एक कदम उठाया है। उन्होंने यूएस पे सैंक्शंस लगा दिए। उन्होंने यूएस पे सैंक्शंस लगा दिए। ये दिखाता है कि चाइना की बढ़ती ताकत। उधर रशिया ने यूक्रेन फ्रंट पे जीत हासिल किया जा रहा है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें अल्टीमेटली जो मतलब ये बात प्रूव हो गई कि यूक्रेन में जो रशिया से लड़ने अमेरिका ने लोगों को भेजा है, उसमें सेंट्रल एशिया के लोग हैं। और वो सेंट्रल एशिया के लोग जब रशियन सोल्जर्स से लड़ रहे हैं और लड़ नहीं पा रहे हैं, तो फिर वो अपनी जान की भीख मांग रहे हैं कि मुझे हमें ठीक से मरने तो दो। तो उनको पूरा वीडियो है, उनको मारा सेंट्रल एशिया के लोग, ये जो एक सो कॉल्ड फर्जी जिहादी पैसा देके, वही जो वहाँ गए हैं, वो जो सीरिया में गए हैं। अभी आप देखिए, और सीरिया का अगर जिक्र आता है तो इजराइल ने आज एलेप्पो में इतनी भयंकर बमबारी की कि लगा था कि 3.2 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक वहां पर आ गया। इतनी भयंकर बमबारी एलेप्पो में की। और ये एचटीएस के लोग नामुराद ये चुप हैं। इनके क्या कहा जाए बताइए, कोई शब्द नहीं है। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, एचटीएस, इस तरह की फोर्सेस का जो भगोड़े हैं, जिनको वहीं पर देखिएगा आप, मैं बार बार कहता हूं, इनको वहीं पर सजा दी जाएगी जहां पर ये सत्ता में है, और पब्लिकली सजा दी जाएगी। क्योंकि रेजिस्टेंस वहां चारों तरफ से घेरे हुए हैं सीरियन फोर्सेस को, जो कि एचटीएस के लोग हैं। और रेजिस्टेंस के साथ देखिए उसकी ताकत बढ़ती चली जा रही है। और उधर इस चीज को रोकने के लिए अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका क्या बदमाशी देखिए, एचटीएस को उसने बनाया। अभी अमेरिका में जो न्यू ऑर्लियंस में अटैक हुआ, मैंने बताया था आपको, शमसुद्दीन जब्बार नाम का आदमी जिसके पास आईसिस का झंडा निकला, 15 लोग न्यू ऑर्लियंस में मार दिए गए अमेरिकन पूरी। और इनकी कोशिश थी कि पूरा आईसिस का एक माहौल बनाए, लेकिन अखबार तब तक लीक हो गई खबर कि ये तो जो ये शमसुद्दीन जब्बार अपने को कह रहा है, ये एक्चुअली अमेरिकन आर्मी का एक सोल्जर रहा है। और इसके ये बेसिकली ब्लैक है, मतलब जो वहां पर अफ्रीकन अमेरिकन होते हैं वो है ये। और इसने पता नहीं कैसे दाढ़ी वाड़ी बना के अपना करके इसको पूरा सेट करके वहां इसको मतलब कहा 15 लोगों को मार दो, खुद भी मर जाओ, कुछ पैसा वैसा बहुत बड़ा दे दिया होगा इसके सगे संबंधियों को, जैसे CIA मोसाद काम करती। और आप सुनिए, दूसरा एक जो लास वेगस में ट्रंप इंटरनेशनल होटल के सामने एलोन मस्क की जो एक ट्रक एक्सप्लोड की, उसका भी जो ड्राइवर है लिविट्सबर्ग, वो भी यूएस आर्मी में निकला। और ये यूएस आर्मी का निकला। और सबसे बड़ी बात कि दोनों ये जो जब्बार और ये लिविट्सबर्ग, ये दोनों एक ही जगह ट्रेनिंग ये करते थे, एक ही जगह ये ट्रेन करते थे। तीसरी बात सुनिए, एक महिला पत्रकार को जब ये न्यू ऑर्लियंस वाला अटैक हुआ, तो तुरंत उसको, जबकि जो ऐसे अमेरिका में लॉ है कि आप अगर कोई अक्यूज्ड है, किसी ने बड़ा क्राइम किया है, मारा गया, वो चलिए उसके घर को 40 दिन तक वो सील रहता है। लेकिन तीसरे ही दिन वहां पर एक महिला पहुंच गई। और वो महिला कौन निकली? वो महिला एक जूइश महिला निकली जो मोसाद के एजेंट है संभवतः। अब आप ये बताइए, अब तो क्लियर हो गया ना। उसका बकायदा उसकी पूरी फोटोज आई हैं, उसका जो उसने सोशल मीडिया में अपनी पोस्ट करती रही है वो आई है। वो बिल्कुल बहुत ही ब्लाइंड इजराइल की सपोर्टर, वो ना कहीं की जर्नलिस्ट, ना कहीं की, अचानक वो वहां पहुंच जाती है। उसका एक वीडियो भी वायरल हो जाता है जिसमें वो कह रही है कि देखो ये वो आतंकवादी का घर है और इसमें ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे यार, मतलब तुम दुनिया को क्या समझाना चाहते हो? दुनिया क्या बिल्कुल ही मतलब एक बार तुमने बेवकूफ़ बना दिया दुनिया को दिखा के कि आईसिस
इस्लाम को रिप्रेजेंट करती है। तो बाद में निकला कि आईसिस तो चोरों और मक्कारों की और खूनियों की, बलात्कारियों की फोर्स है जो अमेरिका ने खड़ी की है, अपराधियों की फोर्स है जो अमेरिका ने खड़ी की। एचटीएस भी अपराधियों की फोर्स है, ये भी सब अलकायदा टाइप, ये सब जो हैं अपराधी हैं। इनको सब ये एक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस इनको मार मार के सीरिया की ही जमीन में दफनाएगा, कम से कम 100 फीट अंदर। आप देख लीजिएगा, एग्जैक्टली यही होगा। ये एक ब्राह्मण की वाणी है। अब देखिए, जो एक बात यहां पर जो आती है, जो लोग मुझसे पूछते भी हैं कि आप ये कि अभी जो पूरी जो सिचुएशन है, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, फिलिस्तीन में, वेस्ट बैंक और गाजा में जो संघर्ष हो रहा है उसमें हमास अपनी बुलंदी में है इस समय। यमन ने आज फिर हमला किया और यमन के हमले में आज देखिए जो एक उसका हिस्सा जाके जेरूसलम के एक सेटलमेंट में जाके लगा, मोदित उसका नाम है शायद, उस सेटलमेंट में जाके लगा और फिर वही हुआ कि 20 लाख लोग भागे घबरा के। यमन को लेके इजराइल बार बार फेल हो रहा है, उसके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि वो यमन को कैसे कम्बैट कर सके। जब अमेरिका जहां फेल हो गया वहां इजराइल क्या उखाड़ सकता है, सवाल यहां पर यह है। और ये देखिए चीजें आपसे छुपाई जा रही है, आपके सामने सीरिया की बातें लाई जा रही हैं कि सीरिया में बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है और सीरिया जो है वो इजराइल के साथ है और उसके नेता खुल के कह रहे हैं और ईरान और हिजबुल्लाह को बुरा भला कह रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आज की तारीख में हिजबुल्लाह 25 जनवरी का वेट कर रहा है, 26 जनवरी को क्या करेगा वो सोचो। और यमन जो लगातार वार कर रहा है उसमें देखिए कोई भी 1% भी यमन उसमें पीछे नहीं हटा। अच्छा, उसके बाद देखिए जो चाइना का जो सैंक्शन मैं बता रहा था, चाइना हैज सैंक्शनड लॉकहीड मार्टिन एंड 26 अदर यूएस कंपनीज। साउथ कोरिया में देखिए पूरा एक ड्रामा अजीब सा हो रहा है। वहां पर साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने मार्शल लॉ लागू किया था। नॉर्थ कोरिया के पास है, नॉर्थ कोरिया ये रशिया और चाइना से जुड़ा, रशिया चाइना ईरान से जुड़े, ईरान फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस से जुड़ा। देखिए कैसे चेन बनी हुई है। तो साउथ कोरिया में जो उसके प्रेसिडेंट ने, जो प्रो अमेरिकन है, उसने मार्शल लॉ लगाया था। खुद ही मार्शल लॉ उसके ही लोगों ने पलटा दिया। आज उसको गिरफ्तार करने की बात आई है तो उसमें सेना, तो अच्छा सेना ने उसका साथ नहीं दिया जब उसने मार्शल लॉ उसने अनाउंस किया। तो ऑब्वियसली सेना उस तरीके से सीआईए मोसाद के ट्रैप में नहीं है वहां। और वहां पर नॉर्थ कोरिया के साथ यूनिटी का भी बड़ा सेंटिमेंट है। इसे आपसे झूठ बताया जाता है कि वो नॉर्थ कोरिया जो है अजीब पागलों का देश है और वहां पर लोग जो है ये करते हैं वो करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। साउथ कोरिया के लोग फिर नॉर्थ कोरिया से यूनिटी क्यों चाहेंगे अगर वो पागलों का देश है? सवाल ये है। अब आप देखिए यहां पर जो उसको बहुत सारे लोग जो उनको सपोर्ट करने पहुंचे प्रेसिडेंट को, वो यूएस फ्लैग्स लिए हुए थे और उधर जो विरोध कर रहे थे वो साउथ कोरिया के फ्लैग लिए हुए थे। इससे सीधे साबित होता है कि इजराइल और अमेरिका चाहते हैं कि विश्व पे पूरा अमेरिका और इजराइल का झंडा लहरे, सारे झंडे खत्म हो जाए और हम लोग और ये चीज एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस नहीं होने देगा, कोई भी स्वाभिमानी देश नहीं होने देगा। आज नरेंद्र मोदी से पूछो कि अपने आका जो नेतन्याहू हैं उनको वो अपना झंडा देगा? पार्लियामेंट में ये सवाल उठना चाहिए। पार्लियामेंट में विपक्ष भी इस मामले में बड़ा ही लद्दड़ है कि तुम ये सवाल नहीं पूछ सकते हो नरेंद्र मोदी से कि क्या तुम भारत का झंडा इजराइल के हाथों दे रहे हो, तो तुम क्यों बयान इस तरह के देते रहते हो बीच बीच, जबकि ऑफिशियली इंडिया की पॉलिसी है कि फिलिस्तीन के साथ है। ये देखिए पूरी बात है। और ये जो राष्ट्रवाद का सवाल यहां पर विपक्ष उठाते ही नहीं। ये पूरा राष्ट्रवाद का प्लान जिसने बीजेपी को दे दिया और राष्ट्रवाद के प्लान पे फिलिस्तीन लड़ रहा है, ईरान लड़ रहा है, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस लड़ रहा है, उसकी जनता लड़ रही है कि अगर हम जीते नहीं तो अमेरिका और इजराइल हम पे काबिज हो जाएंगे, हमको गुलाम बना देंगे। यही भारत में भी यही मैसेज जाना चाहिए कि अमेरिका और इजराइल आप तुमको गुलाम बना देंगे, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रहेगी, तुम्हारी फिर वही स्थिति हो जाएगी जो अंग्रेजों के समय हुई। तो ये देखिए आज का एक आपके सामने एक मैंने पूरा खाका एक खींचा है 3 जनवरी 2024 का। इसको पूरा देखिएगा। लास्ट हर बार मैं शुरू में कहना भूल जाता हूं, लेकिन फिर गुजारिश करता हूं और कमेंट जरूर करिएगा इस पे। उसके साथ साथ देखिए जो 5 जनवरी को मैं एक था कासिम, इसने आईसिस को और अमेरिका इजराइल की जो गुंडई को ख़त्म किया दुनिया से, इस पे मैं वीडियो 5 जनवरी को आपके बीच लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।